अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं अपना जो चैप्टर नंबर 5 है अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें टॉपिक ई जो है नर्वस सिस्टम। तो उसमें जो सेकंड पोर्शन हमारा है वो अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें द फर्स्ट वन इज़ ब्रेन एंड द सेकंड वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस लेक्चर में हम जो है वो ब्रेन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दीज आर द 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनको हम कंबाइन नहीं करेंगे, लिंकेज तो इनका है, पर हम जो है वो सेपरेटली इनको डिस्कस करेंगे कि ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। देन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्रेन की बात करेंगे। जो हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वो हमारा क्या है? ब्रेन। ठीक है जी। लाइक आप यूँ समझ लें कि एक कंट्रोल पैनल है, ठीक है ना जी, जो कि हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ब्रेन जो है इसने हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल किया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग, हमारा जो सुनना है, हमारा देखना, ठीक है, हमारे मसल्स की मूवमेंट, इवन हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस जो हैं सबको जो है वो ब्रेन ने कंट्रोल किया हुआ है। और अगर किसी ब्रेन में अगर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जिस हिस्से में प्रॉब्लम आई होती है तो वो हिस्सा जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो लॉस हो जाता है उसका फंक्शन। ठीक है जी। तो ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। अब अगर हम इस ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। जो इसकी प्रोटेक्शन है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है नेचर में बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। ठीक है, क्यों डेलिकेट होता है? क्योंकि अबाउट 90% इसमें जो है वो वाटर मौजूद होता है। ठीक है नहीं जी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेलिकेट होता है। 90% के करीब इसमें जो है वो वाटर होता है, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट होता है और इजीली जो है ये रप्चर्ड भी हो सकता है। तो यही वजह है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से जो ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं इसके, हमारे हेड जो है उस वो मौजूद हैं। तो अब इसके अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो 3 वेज में इसकी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है जी। लाइक सबसे पहले फर्स्टली अगर हम देखें तो क्रेनियम। ठीक है जी। ये जो है ये स्कल है। ठीक है जी, जो कि ऊपर हमारा जो ब्रेन है इसके अपर सरफेस पे मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड को हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वर्टिब्रा हैं, ठीक है, वो उसकी प्रोटेक्शन देते हैं। और इसके अलावा जो ब्रेन की प्रोटेक्शन है उसका दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि हमारे पास 3 ट्रिपलेट्स होती हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है जी, दैट आर नाउन एज, इनको हम कहते हैं मीनिंग्स। ठीक है जी। ये जो है ये ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 3 लेयर्स होती हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब है 3 लेयर्स। अब ये जो मीनिंग्स है बेसिकली दीज आर द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है, इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो है वो उसमें पायोमेटर। ठीक है जी। और देन एरेक्नॉइड मैटर and the third one is the dura matter। ठीक है जी। ये 3 लेयर्स हैं और ये जो मीनिंग्स है इसका काम भी क्या है? ब्रेन की प्रोटेक्शन में। तो ये एज ए कॉन्सेप्चुअल तौर पर आप याद रख लें कि ये 3 लेयर्स हैं और 3 लेयर्स के मैं नाम आपको जो मैंने बता दिए। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो है एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF। ठीक है जी। CSF स्टैंड फॉर द जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये आप याद रखें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है जी, ये फ्लूइड होता है। अच्छा, अब ये जो फ्लूइड है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसकी जो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो सेम इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ब्लड की तरह की होती है। ठीक है जी। कॉम्पोजिशन जो है वो रिजेम्बलेंस रखती है ब्लड प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन है उससे। ठीक है जी, ब्लड प्लाज्मा।
और अब हम बात करेंगे कि ये जो CSF है ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है जी। अब ये जो CSF है ये बनता कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसमें डिफरेंट उसके हिस्से होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल्स, ठीक है जी। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है जी। ये एक पोर्शन होता है, हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का, और इनमें एक पोर्शन होता है जिसे हम कोरॉइड प्लेक्सस का नाम देते हैं। ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है वेंट्रिकल्स का, इसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है जी। ये एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये किन सेल्स से बनता है, तो वो है एपेंडाइमल सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, किसके, कोरॉइड प्लेक्सस के, ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है जी, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा, अब ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उनके ऑल अराउंड जो है वो सराउंड कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसकी जो वेंट्रल ट्यूब है उसके अंदर भी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। और इसका काम बेसिकली यही होता है कि ये कुशिंग के तौर पर जो है वो वर्क करता है, ठीक है, और एज ए बफर के तौर पर भी, और प्रोटेक्शन भी जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर हम देखें ना तो हमें ये पता चलता है कि ये सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है उसमें भी मौजूद होता है, ठीक है जी। लाइक अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, इन लेयर्स के दरमियान भी जो है ये मौजूद होता है, लाइक जो पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है जी। अब ये जो दो हमारी लेयर्स हैं ना, ये ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, इनके इंटरनल स्पेस जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस होगी, तो उसके दरमियान भी जो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है इसकी प्रोटेक्शन के लिहाज से, कि ये जो ब्रेन है इसकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें क्रेनियम, स्कल है, ठीक है, मेनिंग्स हैं, उसकी 3 लेयर्स हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बनता कैसे है और कहाँ पे बनता है और ये सराउंड कहाँ पे करता है, ठीक है, ये सारी बातें जो आपने याद रखनी है। देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके जो पार्ट्स हैं, क्योंकि हम जो इसको जस्ट MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो आपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में। अच्छा, जो ब्रेन है इसके 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है जी, जिसमें ये आप नाम याद रखें लाजमी कि 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो वो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब। सेकंड जो है वो है पैरिटल लोब, पैरिटल लोब, ठीक है जी। थर्ड जो है वो है ऑक्सीपिटल लोब, और जो फोर्थ वन है वो है टेम्पोरल लोब, ठीक है जी। अब ये जो लोब हैं ये काम क्या करते हैं, अब ये जो जैसे फ्रंटल लोब है, पैरिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, अब ये लोब्स हैं इनमें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो कलेक्टिवली हम ये कह देते हैं कि ये लोब ये वाला काम करता है, ये वाला लोब ये वाला काम करेगा। तो हम जो है वो जो इसमें पार्ट्स आ रहे होते हैं उस लिहाज से हम कह देते हैं कि जो फ्रंटल लोब है ये फ़लाँ काम करता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम बात करेंगे अब, तो आप ये सिर्फ लोब्स को याद रख लें, इसके बाद हम जो पार्ट्स हैं ब्रेन के उनको डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सारे जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो फर्स्टली हम जब देखें ब्रेन को, तो जो ब्रेन है इसको हम 3 इसके जो मेन पोर्शंस हैं उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि फर्स्टली फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। ये पोर्शंस जो है इनमें हम ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं। अब जो फोर ब्रेन है इसको हम फर्दरली 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं,
ठीक है जी। जैसे कि अगर हम फर्स्टली देखें तो वो है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है जी। और सेकंड वन इज़ द थैलमस, और थर्ड वन है लिम्बिक, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। ये हो गया। जो मिड ब्रेन है इसको हम टू पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ द टेक्टम और सेकंड वन इज़ द टेगमेंटम, क्लियर। इस तरह अब जो हाइंड ब्रेन है इसको भी हम थ्री पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं फर्दर, जैसे कि फर्स्टली अगर हम देखें तो इसमें है पोन्स, मेडुला एंड द सेरिबेलम, ठीक है जी। ये तो मेन डिवीजन हो गई। अब हम अगर लिम्बिक सिस्टम को देखें तो जो लिम्बिक सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जो है वो थ्री पोर्शंस आगे से आ जाते हैं, ठीक है जी। इसकी भी आगे से डिवीजन है। जैसे कि फर्स्टली अगर हम देखें तो फर्स्टली इसकी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। सेकेंडली इसमें आ जाता है एमिगडाला। याद रखें कि ये एमिगडाला नहीं है, ये एमिगडाला है, ठीक है। एमिगडाला। और इसकी जो थर्ड है, इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका, जैसे फर्स्ट होगा हाइपोथैलेमस, सेकंड है एमिगडाला और जो थर्ड है वो है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है जी। तो ये हमारी मेन इसकी जो डिवीजन है ब्रेन की वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी, ठीक है जी। जी, और इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, वो फोर ब्रेन में आता है, मिड ब्रेन में आता है या हाइंड ब्रेन में आता है। सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन का हिस्सा है या फोर ब्रेन का या हाइंड ब्रेन का। तो ये सारे जो फीचर्स हैं इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो मिड ब्रेन है इसमें टेक्टम एंड टेगमेंटम है। इसके अलावा इसका एक और पोर्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, जो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में एक और चीज़ भी होती है जिसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया जिसमें टेक्टम है, टेगमेंटम है और साथ में ये सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब अगर हम आपकी बुक को फॉलो करें तो आपकी वो जो बुक है वो हमें ये बताती है कि हमने इन फीचर्स को डिस्कस करना है। मिड ब्रेन को बहुत ही शॉर्टली डिस्कस किया हुआ, वहाँ पे हाइंड ब्रेन को जो है वो फिर भी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैंने यह नाम आपको वैसे ही सेपरेटली बता दिए, ठीक है। तो जैसे टेक्टम है, टेगमेंटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब हम इन्हीं पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर ब्रेन। हम जो है वो फोर ब्रेन के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन है ये है क्या, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो फोर ब्रेन है इसको हमने देखा कि इसके आगे से जो पार्ट्स हैं जिसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। अब जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें आगे से फर्दर थ्री पार्ट्स हैं जिसमें हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। तो हम इन्हीं फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एक ये वर्ड है थैलेमस, ठीक है जी। अब ये जो थैलेमस है इसका काम क्या है? थैलेमस जो है ये रिसीव करता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें अब बहुत सी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो आइज़ वगैरह से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा स्किन से और डिफरेंट बॉडी के इंटरनल पार्ट्स से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको लेकर देता है किसको? सेरिब्रम को और लिम्बिक सिस्टम को। तो ये जो होती है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो थैलेमस है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेता है, ठीक है। और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसी भी यानी कि पार्ट से आ सकते हैं, लाइक स्किन है वहाँ से सेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है और कैरी करके देता है किसको? सेरिब्रम को और
लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है जी, ये तो काम हो गया यहाँ पे थैलेमस का, कि थैलेमस जो है इसने सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वहाँ से, और देना किसको है, सेरेब्रम को और इसको लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है जी, अब जो लिम्बिक सिस्टम है इसका काम क्या है? लिम्बिक सिस्टम जो है ये सेरेब्रम और थैलेमस इनके दरमियान में मौजूद होता है एक आर्च बना के। लाइक अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास अगर ये ब्रेन का इस तरह से पोर्शन है, तो इसमें इस पोर्शन पे जाके इस तरह से ये एक आर्च होती है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जो है ये मौजूद होता है हमारा जो लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन सेरेब्रम एंड थैलेमस। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब जो लिम्बिक सिस्टम है इसके अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारा हाइपोथैलेमस है। अब जो हाइपोथैलेमस है इसे ये समझा जाता है कि हमारा जो बॉडी का यानी कि जो ब्रेन है इसका जो मेन कोऑर्डिनेटिंग जो सिस्टम है, ठीक है, वो जो है हमारा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है इसके बहुत से मल्टीपल फंक्शंस हैं। लाइक हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हंगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ही वो पार्ट है जिसने हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे फिट किया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज जैसे ही हाइपोथैलेमस जो है ये इस पर कोई भी इफेक्ट होता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो स्लीप वेक साइकिल है, ठीक है, वो भी हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। और हार्मोनल प्रोडक्शन यानी हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है मोस्टली। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम देखें एमिगडाला है। अब जो ये एमिगडाला है ये क्या काम करता है कि एक्चुअली इज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्लस्टर है न्यूरॉन्स का। ठीक है, यानी जिसमें आप बेसल गैंग्लिया वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इसमें बहुत से, और इसका काम क्या होता है कि ये सेक्सुअल अरोजल में होता है और फियर एंड रेज। अब ये रेज क्या है, ये इंटेंस फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट महसूस करता है, तो ड्यूरिंग थ्रेट की कंडीशन में जो फीलिंग क्रिएट होती है उसे हम रेज का नाम देते हैं। ठीक है, और जो फियर है वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि खौफ को बोलते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो इंटेंस फीलिंग्स जो है वो क्रिएट करना जो है वो किसका काम है, एमिगडाला का। ठीक है जी, देन हम आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस के ऊपर। अब ये हिप्पोकैम्पस है ये क्या काम करता है, इसका काम होता है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको डेवलप करता है, और हमारा जो मोस्टली जो लर्निंग का प्रोसेस है वो इस पर डिपेंड करता है हिप्पोकैम्पस पे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको स्टोर करना, ठीक है, ये सारा काम किसका होता है, हिप्पोकैम्पस का। ये जो फंक्शंस हैं इनको आपने बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो कहाँ पे होगी, हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, एमिगडाला जो है ये सेक्सुअल अरोजल, पनिशमेंट और प्लेजर को भी जो है कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है इसका क्या फंक्शंस है, इनको आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है जी, देन हम आते हैं अपने सेरेब्रम के ऊपर, जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है जी, यानी ये आपने याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो क्या है, तो वो सेरेब्रम है। ठीक है, अब जो सेरेब्रम है ये डिवाइड हो जाता है 2 हेमिस्फीयर्स में, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है जी, तो सेरेब्रम जो है ये डिवाइड हो जाता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, लाइक अगर हम इस तरह से बात करें कि ये हमारा ये ब्रेन है तो इसके 2 पोर्शंस हो जाएंगे। ठीक है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है तो ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जिसमें एक पोर्शन जो है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का होता है, एक जो है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इरेज करने लगा हूँ इस पोर्शन को। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सेरिब्रम की। अब जो सेरिब्रम है ये डिवाइड हो जाता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जिसमें एक है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो सेकंड है वो है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट इनके मुतालिक ये है कि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी।
ठीक है जी। और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को, लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी, ठीक है जी। ये आपने इनके मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन है उसको कौन कंट्रोल करेगा, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को, और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब ये जो हमने देख लिया कि जो सेरेब्रम है ये तो डिवाइड हो गया ना दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, ठीक है, जिसमें एक तो है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम जो है वो कौन डेवलप करता है, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो डेवलप होता है कॉर्पस कैलोसम के ज़रिए, कॉर्पस कैलोसम के ज़रिए, ठीक है जी। ये वो पोर्शन है जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम जो है वो डेवलप करता है। अब ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये है क्या, बेसिकली इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स में अगर हम देखें तो इसमें अबाउट 200 मिलियंस ऑफ एक्सन्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है जी। 200 मिलियंस ऑफ एक्सन्स, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा होगा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट, ठीक है जी। ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि इसने कम्युनिकेशन डेवलप करनी है कि इन दोनों पोर्शंस के दरमियान लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ के जरिए डेवलप है, तो वो है कॉर्पस कैलोसम के ज़रिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ एक्सन्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 200 मिलियंस ऑफ एक्सन्स इसमें मौजूद हैं, और अगर आपकी बुक को फॉलो किया जाए तो उसमें बताया जा रहा है कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इन इट, ठीक है जी। तो इन फीचर्स को आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस की बात करें तो इसका जो आउटर पोर्शन है, लाइक अगर आप अपनी जैसे ये जो बुक है इसमें भी अगर आप देखें तो अपर पोर्शन जो दिखाया जा रहा है, इसमें ये जो फिगर बनी हुई है एक, तो उसमें आप इजीली अपनी बुक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो उसमें जो अपर पोर्शन दिखाया जा रहा है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। जो आउटर पोर्शन है वो मेन इसका जो है वो हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसके भी आगे से डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है। लाइक अगर हम बात करें तो ये पोर्शन जो है ये रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है, इसको स्टोर करता है सम मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़, डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबल है पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस डेट वी कॉल थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके मुतालिक एक और ख़ास बात याद रखें कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन जो है, ठीक है जी, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस डेवलप कर देता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस डेवलप कर देता है। इससे फिर ये होता है कि इन कन्वर्जेंस से ये होता है कि जो ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें ज़्यादा तौर पर न्यूरॉन्स जो है वो एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ भी होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ क्या करते हैं कि हमारे जो सेंस एरियाज़ या लाइक हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें हम आइज़ की बात करें, ईयर्स की बात करें, ठीक है, जैसे नोज़ वगैरह भी हैं, तो ये इन सेंसरी एरियाज से इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, और फर्दर आगे ब्रेन को देता है, जिससे फिर आगे इंटरप्रिटेशन होती है और उनको अगेन जो है वो मैसेज मिलता है। लाइक अगर आप देखें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी एरियाज वेयर सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग इन सेंसरी ऑर्गन्स सच एज आइज एंड ईयर्स आर रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशन सच एज लाइट एंड साउंड। जाहिर सी बात है हमारी आंखें, आइज़ जो हैं, इनसे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसके मुकाबले में जो है वो क्या होगा कि हमें लाइट जो है वो उसकी विजन होगी, और इस तरह हम जो बोलते हैं, ठीक है, हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ईयर्स हम सुनते हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो साउंड ही सुनाई देता है।
Then nearby association areas interpret this information. This area is also involved in speech and also receives and interprets sensation of touch from all parts of the body. तो इसको भी आप इन पॉइंट्स को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें. This area is also a center for sending impulses to voluntary muscles controlling movements. This is also involved in intelligence, reasoning and judgment. ठीक है, यानी जजमेंट में इन्वॉल्व होता है, इंटेलिजेंसी में इन्वॉल्व होता है. आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा वो पोर्शन ब्रेन का बताएं कि जो इंटेलिजेंसी में इन्वॉल्व है, तो वो हमारा क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है जी. और इसके अलावा अगर पूछा जाए जो जजमेंट में इन्वॉल्व है या रीजनिंग में हम सोचते हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, ठीक है, कि हम कितना एक यानी कि जज कर सकते हैं, हमारे जजमेंट, हमारा फैसला करने की जो एबिलिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर. ठीक है जी. तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा हम मूव करते हैं इस मिड ब्रेन के ऊपर. ठीक है जी, हमारा जो पोर्शन है मिड ब्रेन का. मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो हैं इनमें मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस्ड है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पोर्शंस आ जाते हैं, टेक्टम है, टेगमेंटम है और सबस्टेंशिया नाइग्रा. एक अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें डिस्कस किया था एक जो हमारी डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें लाइक नर्वस डिसऑर्डर है. ठीक है, तो वो भी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा हमने उसमें डिस्कस किया था. तो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है उसमें भी अगर कोई यानी कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें पार्किंसंस डिजीज़, तो पार्किंसंस डिजीज़ का जो कॉज है वो इसी में आता है. ठीक है, यानी इसमें सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, न्यूरॉन्स की, तो जिसकी वजह से जो हमारा मिड ब्रेन है वो अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है ये करता क्या है कि इट कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज़, यानी कि आइज़ की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है. तो इस पॉइंट को आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑडिटरी रिले सेंटर है वो हमारा ब्रेन का कौन सा पोर्शन है, तो वो हमारा जो पोर्शन है वो है मिड ब्रेन. ठीक है जी. इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्दर अगर हम देखें तो जैसे कि विच इज़ अ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. और इसके अलावा इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है. विदाउट स्क्रीनिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती. तो जो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसमें यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी पहले स्क्रीनिंग होगी, वो पूरी डिटेक्ट होगी, उसमें चेकिंग होगी, फिर फर्दर वो आगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुँचेगी, क्योंकि ये रिले सेंटर है बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अपने हाइंड ब्रेन को. तो हाइंड ब्रेन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 3 पोर्शंस हैं. इसके आगे से जैसे मेडुला है, पोन्स हैं और सेरेब्रम है. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेडुला को कि मेडुला जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका जो फंक्शन है इसका जो, क्योंकि मेडुला की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का. तो अब मेडुला जो है ये कौन से काम करता है, लाइक ऑटोमेटिक फंक्शंस कौन से हो सकते हैं. ऑटोमेटिक फंक्शंस जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस जो हैं ये ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं. ठीक है, लाइक हमारी जो हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट जो है वो ऑटोमेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. क्यों? हम उसे इटसेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है. तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है. ठीक है, इसके अलावा ब्रीथिंग जो है वो भी जो है वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन है जो इटसेल्फ जो है वो परफॉर्म होता है. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट, ठीक है, ये सारा स्वेलिंग का प्रोसेस. अच्छा, ये जो स्वेलिंग का प्रोसेस है ये भी एक ऑटोमेटिक फंक्शन है. हाँ, अगर हम ऑरल कैविटी की बात करें तो उस वक्त जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है, वो हमारे विल में है. अदरवाइज जब फूड जो है वो इसोफेगस से पास आउट होती है तो वो स्वेलिंग का प्रोसेस है. ठीक है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है. ठीक है, देन फर्दर अगर हम देखें तो जैसे कि सर्टेन न्यूरॉन्स इन पोन्स लोकेटेड अबव द मेडुला appear to influence transition between sleep and wakefulness and the rate and pattern of breathing. ठीक है जी. अब जो सेरेब्रम है वो क्या है? सेरेब्रम इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है जी.
द सेरिबेलम गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस ऑफ मेंटेन्स बॉडी पोजीशन। बॉडी की पोजीशन को जो मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बॉडी है इसका एक पोस्चर होता है, ठीक है। पोस्चर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो किस पोजीशन में है, ठीक है। लाइक स्टैंडिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, ठीक है। डिफरेंट काइंड के हमारी बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम अभी बात करें तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये हमारा स्टैंडिंग पोस्चर है, ठीक है। हम जिस पोजीशन में होंगे हमारा एक पोस्चर होगा। पोस्चर जो है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। पोस्चर जो है बॉडी की एक पोजीशन होती है कि बॉडी जो है वो किस पोजीशन पे जो है वो मेंटेन है, ठीक है। तो अगर तो वो गुड पोजीशन पे है तो वो उसका गुड पोस्चर होगा, अगर तो वो बैड पोजीशन पे है तो उसका बैड पोस्चर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करना जो है वो इसका काम है, ठीक है, सेरिबेलम का। इसके अलावा अगर हम देखें तो द सेरिबेलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेमोरी स्टोर होती है बिहेवियर्स के लिए वो कहाँ पे होती है, तो वो सेरिबेलम में होती है। या आपसे ये पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो कहाँ स्टोर होती है, तो वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है, इनको मिक्स नहीं करना कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्टोर होती है हिप्पोकैम्पस में, ठीक है। और इसके अलावा मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, ये इसके लिए सेपरेट पार्ट जिसको हमने डिस्कस किया पहले। और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि द मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स के लिए मेमोरी स्टोरेज जो है वो कहाँ होती है, सेरिबेलम में। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स व्हेन इज एंगेज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, कि जब वो फ्लाइट की एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो ये एक्टिवेट होता है। तो ये हमने जो है वो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस कर लिए और इसके अलावा जो इसके डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में मैंने आपको जो है वो बता दिया। इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो इसी पोजीशन में आता है कि आपसे कोई फंक्शन पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। लाइक आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछा जाए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ब्रेन का कौन सा पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसी तरह हंगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे मैंने जैसे पहले बात की कि आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ पे जो है वो स्टोर होती है, तो वो उसके बाद हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। और जो फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अराउजल जो है वो कहाँ पे क्रिएट होती हैं, तो वो जो है उसके लिए एमिगडाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं इनको आपने याद रखना है, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सूरत में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास पेपर्स को चेक करें तो उनमें भी आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो हैं, ऐसे एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो ब्रेन का पोर्शन था इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। और जो बहुत डेलिकेट है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सब पॉइंट्स जो हैं इनको आप याद रखें। ओके, थैंक्स।